मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ एकता राठौड़ क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसका पहला पार्ट इस चैप्टर का पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं और ये हमारा सेकंड पार्ट होगा इस चैप्टर का। शुरू करते हैं इसके पहले टॉपिक के साथ। आज का पहला टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। वाई वी आर कॉलिंग न्यूक्लियस एज अ ब्रेन ऑफ सेल? बिकॉज इट फंक्शंस और इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज जो सेल के अंदर हो रही है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रेन ही सारी तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, चाहे वो वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हो बॉडी की, वो सभी कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। सेम उसी तरीके से न्यूक्लियस भी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसका मेजर जो एक्टिविटीज है वो सारी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। ठीक, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है इसका डार्क कलर होता है। न्यूक्लियस इज अ डार्क कलर स्फेरिकल एंड ओवल शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो पर्पल स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक, अब बात करें इसके मेम्ब्रेन की तो न्यूक्लियस के पास डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। डबल लेयर जिसे हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, बात की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस में, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा। बेसिकली ये एक एनवेलप है जो पूरा जो न्यूक्लियस के मटेरियल है उसे उसके बाहर वाले यानी साइटोप्लाज्म के मटेरियल से सेपरेट करने में हेल्प करता है। जैसे सेल जो सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी, जो बाहर के इन्वायरमेंट को इंटरनल ऑफ द सेल, जो सेल का अंदर वाला इन्वायरमेंट है उससे क्या करता है? सेपरेट करता है। सेम वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मटेरियल को अलग करती है। ठीक, अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ना कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स की वजह से क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है। ट्रांसफर क्या? जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है अगर उसे साइटोप्लाज्म में पहुंचाना है तो ये कैसे होगा? जो मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स हैं, जो छेद हैं, उनकी वजह से यहाँ अंदर से बाहर जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म में जा सकता है। तो ये पोर्स इसलिए होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। ओके, आगे बात करें। Nucleus contain chromosome, which is visible as rod shaped structure. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस बेसिकली कैरी करता है क्रोमोसोम्स। अगर सेल डिवीजन होने वाली है तब ये क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते हैं और ये क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर भी होते हैं कुछ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के। ठीक, कुछ इस तरीके से ये अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स और ये तभी दिखाई देते हैं जब सेल डिवाइड होने वाली स्टेज पे पहुंच जाता है। अगर बात करें तो न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है सेलुलर रिप्रोडक्शन का, कि सेल का डिवीजन जो होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि यही कंटेन करता है क्रोमोसोम्स जो अपेयर होते हैं तभी जब डिवीजन होने वाला होता है। उससे पहले की अगर बात करें तो क्रोमोसोम्स की जगह क्या क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक, क्रोमेटिन मटेरियल का मतलब है कि जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स के होते हैं वैसा नहीं, बल्कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बस एक मास प्रेजेंट होता है। जो आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है? ये सब कुछ क्या है? ये जो थ्रेड लाइक आप देख पा रहे हैं ये क्या है? क्रोमेटिन। और ये क्यों क्रोमेटिन इसे कहा? क्योंकि अभी तक इस न्यूक्लियस की जो स्टेज है डिवीजन की वो नहीं रीच हुई है, इसीलिए ये क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, अब बात करें ये क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम्स वो है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फॉर इनहेरिटेंस, यानी जो पेरेंट्स हैं उनके ऑफस्प्रिंग में इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं और इसी के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में। तो अगर क्रोमोसोम की बात की जाए कि डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं और डीएनए के फॉर्म में इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। और डीएनए की फंक्शनल यूनिट की अगर बात करें जो कि इंपॉर्टेंट यूनिट है वो क्या है? जीन। ठीक, आगे बात करें इन द सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग। अगर डिवाइडिंग नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि उस स्टेज में अगर वो डिवाइडिंग नहीं स्टेज पे है कोई भी सेल, तो वहाँ क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, यानी रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखेगा, बल्कि क्रोमेटिन यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देगा। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियस ही सेंट्रल रोल प्ले करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन, यानी कि अगर सेल के डिवीजन की बात करें तो अगर ये सेल है और ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है, ठीक, तो ये सबसे पहले डिवाइड होगा और कुछ
कुछ इस तरीके से, सॉरी व्हाट इज दिस, क्या हो गया, ओके रिपीट करती हूँ मैं। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होगा। डिवीजन जब होगी तो न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होगा और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक, सबसे पहले डिवीजन किसका होगा, न्यूक्लियस। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। जो आप फर्दर अगर आप बायो लेते हैं तब आप पढ़ेंगे पूरे माइटोसिस, मियोसिस, पूरा सेल डिवीजन आप तब पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि इस पूरे प्रोसेस को, जहां न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर न्यूक्लियस के बाद में डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट है उसका डिवीजन होता है और ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और न्यूक्लियस का, ये दोनों न्यूक्लियस हो गए इस पूरी डॉटर सेल्स के। तो एक सेल अगर दो में डिवाइड हो रहा है और यही दो आगे जाके और दो में डिवाइड होंगे, इसी तरह का जो डिवीजन है जिससे ये अपनी क्या डॉटर सेल्स बना रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे, सेलुलर रिप्रोडक्शन। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस ही कंटेन करता है क्रोमोसोम जो कि आगे आगे फर्दर क्या डिवाइड होंगे और बाकी सेल्स के अंदर जाएंगे। और न्यूक्लियस क्या रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है, जहां वो डिसाइड करता है कि सेल किस तरीके से मैच्योर होगा और किस तरह की एक्टिविटीज करेगा। ये भी कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इट ऑल्सो परफॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप। सेल किस तरीके से बड़ा होगा, क्या मैच्योरिटी स्टेज पे वो किस तरह की एक्टिविटीज दिखाएगा या किस तरह के फंक्शन करेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस डिसाइड करता है। ठीक, आगे बात करते हैं इन सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, उनके अंदर न्यूक्लियर रीजन जो है सेल का वो पुअरली डिफाइंड होता है। पुअरली डिफाइंड होने का मतलब है वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस होने की वजह से वो पुअरली डिफाइंड होता है। अगर किसी भी आप कहें किसी भी ऑर्गेनल की अगर मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब वो पूरी तरीके से फैला हुआ है, राइट। अगर सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड तो होगा ही, यानी जो मटेरियल हमने क्रोमेटिन कहा वो तो होगा ही। अगर मेम्ब्रेन नहीं हुई इसका मतलब पूरे साइटोप्लाज्म में वो क्या होगा, फैला हुआ होगा। इसका मतलब अगर ऐसा किसी ऑर्गेनिज्म में होता है जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो उस न्यूक्लियस को हम कहेंगे कि वो पुअरली डिफाइंड है। उस न्यूक्लियर रीजन को हम क्या कहेंगे, वो पुअरली डिफाइंड है। और ये भी कहेंगे जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है ऐसे न्यूक्लियस में अगर, तो उसे हम कह देंगे न्यूक्लियोइड। पुअरली डिफाइंड उस रीजन को बोलेंगे क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और वो साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से फैला हुआ है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये न्यूक्लियर मटेरियल है। और ऐसे न्यूक्लियस को हमने न्यूक्लियोइड नाम दिया। आगे बात करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के पास में, या पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, यानी कि जो इवॉल्व नहीं हुए हैं या जो पुराने टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, डेवलप ही नहीं हुए, इवॉल्व ही नहीं हुई है, उन्हें हमने कहा प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस में, उन्हें कहा हमने प्रोकैरियोट्स। कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस एंड प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और प्राइमरी। ठीक, इतनी बात समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने की वजह से सारा जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है। न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स अप नहीं होता और वो पूरी तरीके से सेपरेट होता है। इसका मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ऐसे सेल जो हैं उनके पास बाकी जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है वो भी प्रेजेंट नहीं होते जो यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जो हमने बताया कि प्रोकैरियोट्स जो है वो ऐसे सेल्स हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इवॉल्व नहीं हुए हैं। इसका मतलब और जितने भी सेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जो यूकेरियोट सेल्स में प्रेजेंट है वो प्रोकैरियोट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगे। आगे बात करते हैं, many of the functions of such organelles are also performed by the poorly organized parts of the cytoplasm। प्रोकैरियोट्स में जो बाकी और फंक्शंस हैं अगर वो ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है जिनका फंक्शन यूकेरियोट्स में वो पर्टिकुलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कर रहे हैं, वैसे ऑर्गेनेल्स अगर प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं है, तो जो उनके पास पोरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट होंगे वही उनका फंक्शन करेंगे। अगर ऐसी कोई प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेटिक है,
जिनके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो भी प्लास्टिड के फॉर्म में नहीं होगी, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में प्लास्टिड एब्सेंट होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। आगे बात करते हैं इनके थोड़े और डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले इनकी साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं, जैसे 1 to 10 माइक्रोमीटर के साइज के होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनकी साइज जो है वो जनरली लार्ज होती है, फ्रॉम 5 to 100 माइक्रोमीटर हो सकती है इनकी साइज। न्यूक्लियर रीजन जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, प्रोकैरियोट्स में पुअरली डिफाइंड होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस होती है और इसीलिए इस न्यूक्लियर रीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड होता है और सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसीलिए हमने इसे कहा वेल डिफाइंड, और इसका कोई नया नाम नहीं है। न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ही कहेंगे और न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियर रीजन ही कहेंगे। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है, वहीं यूकैरियोट्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। अगर बात करें ह्यूमंस की तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 के पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। वहीं प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल क्रोमोसोम ही होगा। प्रोकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होते हैं, और वहीं पे यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट है, जैसे प्लास्टिड भी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में नहीं है। आगे बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, मैंने बताया जो सेल के अंदर जो भी लिक्विड है या जो फ्लूइड कंटेंट है वो उसको ही हमने साइटोप्लाज्म नाम दिया। और साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म भी अगर हम इसे कहें तो इसे किसने डिफाइन किया है, इसे किसने डिस्कवर किया है, जिनका नाम था परकिंजे, राइट। साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1838 में इसे डिस्कवर किया, इसके बारे में ढूंढा और इसका नाम रखा, राइट। तो और क्या है, साइटोप्लाज्म थिक जेली लाइक फ्लूइड है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। तो ये येलो कलर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, समझे। ओके, सेल मेम्ब्रेन हो गई हमारी, और इट ऑक्युपाई स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का ये जो पूरा लिक्विड पार्ट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ऑल द लाइफ फंक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। और बताया गया है कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर छोटी छोटी बॉडीज होती है, और इन बॉडीज को ही हम आगे स्टडी करेंगे, और इन बॉडीज को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक, बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स हैं, बट अभी 9th क्लास में हमें सिर्फ 6 ही सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वो 6 सेल ऑर्गेनल्स कौन सी है। पहला हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है वैक्यूल्स, चौथा है लाइसोसोम्स, पांचवा है प्लास्टिड्स, और गोल्गी अपैरेटस 6th हो गया। इस 6 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमें 9th क्लास के चैप्टर में पढ़ना है। इससे ज़्यादा जो भी आप पढ़ेंगे वो अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेल ऑर्गेनल्स के साथ। तो पहला सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड होता है। हमने पहले भी स्ट्रक्चर देखा था कि जो पर्पल कलर था वो न्यूक्लियस को हमने डिफाइन किया था कि वो न्यूक्लियस है। इसके आसपास की जो ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं, ये फोल्डेड जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी आप यहाँ पे 2 तरह के स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, एक तो ये जो पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, और दूसरा ये वाला, राइट। अगर इन दोनों की बात करें, हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये जो सरफेस है इसकी सरफेस के ऊपर कुछ हमें दिखाई दे रहा है, और ये जो दिखाई दे रहा है इसकी वजह से इसका सरफेस कैसा होता है, रफ। इसीलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं जो दूसरा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्मूथ है, राइट। इसमें हमें कोई भी इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, और इसीलिए हमने इसे कहा इसका सरफेस जो स्मूथ है, इसीलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने कहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली इसको रफ बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो राइबोसोम्स है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, राइट। तो ये जो हमें ये दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ है, उसका रीजन क्या है, राइबोसोम्स। आगे बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स और शीट्स। ये ट्यूब्यूल्स ही हैं, ट्यूब्स हैं जो फोल्डेड फॉर्म में है, राइट। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, कुछ बैग्स जैसे भी है, राइट। ये जो नीचे अगर हमें देखने को मिले तो ये क्या है, बैग्स जैसे भी दिखता है। इनके स्ट्रक्चर की बात की गई है यहाँ पे। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही स्ट्रक्चर इनकी भी होती है। आगे बढ़े, इन दोनों के बारे में बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। रफ की बात करें, रफ होते हैं क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं और ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन। बेसिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसमें सेल के अंदर, वो कौन सिंथेसाइज करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं अगर लिपिड की बात करें या फैट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो कौन सिंथेसाइज करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो रफ क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और जो लिपिड्स हैं या फैट मॉलिक्यूल्स हैं सेलुलर फंक्शन के लिए वो कौन सिंथेसाइज करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो प्रोटीन और लिपिड्स ये लोग बना रहे हैं यही काम आते हैं किसमें? सेल मेम्ब्रेन के बनाने में। ठीक है, हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड से बनी है, और ये प्रोटीन और लिपिड्स कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये दोनों टाइप्स जो है वही बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? प्रोटीन और लिपिड जो सिंथेसाइज कर रहे हैं, सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो बना रहे हैं यही क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और इसी प्रोसेस को क्या कहा? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जो सेल मेम्ब्रेन बनाने की प्रोसेस है उसी को क्या कहा हमने? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अच्छा, यही कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं ये एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं हमारी बॉडी में। जो सेल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो ये रफ और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो लिपिड्स और प्रोटीन बना रहे हैं यही हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स का भी काम करते हैं। अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स यानी ह्यूमंस के अंदर जिनके पास वर्टिब्रा होता है उसी वर्टिब्रेट्स कहते हैं, उन ऑर्गेनिज को वर्टिब्रेट कहते हैं। उनके जो लिवर सेल्स होते हैं वहाँ पे अगर कोई पॉइजन या कोई ड्रग है उसे डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ नहीं, सॉरी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रोल प्ले करेगा किसमें? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स जो लिवर सेल में होते हैं। आगे बात करें गोल्गी एपैरेटस की। अगर गोल्गी एपैरेटस की बात करें तो ये भी एक सेल ऑर्गेनल है जिसे डिस्कवर किया है, जिसे डिस्क्राइब किया है सबसे पहले साइंटिस्ट हैं कैमिलियो गोल्गी, और इन्हीं के नाम से इनका नाम पड़ा गोल्गी एपैरेटस। राइट, अब ये दिखते कैसे हैं? बिल्कुल ईआर जैसे ही दिख रहे हैं, कुछ बैग्स दिख रहे हैं हमें, राइट, और वो भी फ्लैटेंड बैग्स जो हैं। ठीक, बात करें इनकी स्ट्रक्चर की तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other, जिन्हें स्टेक्स कहा। इन स्टेक्स इन्हीं का क्रिस्टी, ये जो अरेंज हो रखे हैं ना अपने एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म में, इन्हें ही कहा है क्रिस्टी, सॉरी सिस्टम कहा हमने। ओके, these membranes often have connections with the membrane of ER. सो बेसिकली गोल्गी एपैरेटस जो है वो भी ER के ही कनेक्शन में, मतलब बहुत पास ही ये सारे स्ट्रक्चर हैं। न्यूक्लियस की बात की थी, न्यूक्लियस के पास ही क्या एसोसिएशन, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर ही क्या होता है? ER होते हैं, राइट। इसी के एसोसिएशन में गोल्गी एपैरेटस भी प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। इनका काम क्या है? पैकेजिंग और डिस्पेच। जो ER बना रहा है, ER क्या बना रहा था? ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्रोटीन और लिपिड्स बना रहे हैं, और इन्हीं के पैकेजिंग और इसको डिस्पेच यानी अलग अलग टारगेट्स पे पहुंचाने का काम कौन करेगा? गोल्गी एपैरेटस। तो फंक्शंस की बात कर ले तो गोल्गी एपैरेटस का फंक्शन है स्टोर करना। अगर जो प्रोटीन्स और लिपिड जो ER ने बनाए हैं उसे किसी मोमेंट तक स्टोर भी करना होता है, उसे मॉडिफाई करने का भी काम गोल्गी एपैरेटस का ही होता है, और पैक करके उन्हें डिस्पेच करने का भी काम किसका होता है? गोल्गी एपैरेटस का। वहीं कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती है, मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्गी एपैरेटस। कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर भी जो सिंपल शुगर से बनती है वो भी गोल्गी एपैरेटस के अंदर ही बनती है, और ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी काम करता है। लाइसोसोम्स के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे कि गोल्गी एपैरेटस लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए भी काम करेगा। लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक आवर टुडेज सेशन then please do subscribe and hit the like button. Bye bye, take care, and see you in the next session.